हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रैग्स लॉ के बारे में। क्लियर कि ये लॉ हमें क्या बताता है, इसकी जो इक्वेशन आती है 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, उसकी डेरिवेशन क्या है, और सबसे बड़ी बात कि इस लॉ का एप्लीकेशंस क्या है। क्लियर, तो ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले ब्रैग्स लॉ को ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रैग्स लॉ हमें बताता क्या है, मतलब हमें एक्सप्लेन क्या कराता है। तो इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए कि कोई भी एक क्रिस्टल है, कोई भी भाई साहब क्या है, एक क्रिस्टल है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। अब उस क्रिस्टल में ये माना गया कि जब भी आप एक क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे को फेंकते हो, क्या करते हो मेरे भाई, एक्सरे को फेंकते हो, तो वहां पर आपको डिफ्रैक्शन दिखता है। क्या दिखता है? डिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर क्या दिखता है? डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भाई साइंटिस्ट लोग बिल्कुल आराम से जानते हैं कि भाई अगर किसी भी क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे को घेरा जाता है या एक्सरे उसके ऊपर फेंकी जाती है या पास करी जाती है, तब जो क्रिस्टल है वो क्या काम करता है, एक डिफ्रैक्शन फिनोमेना को दिखाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल देख रखा है कि भाई कोई भी क्रिस्टल है और उसमें हम क्या काम करते हैं, जब एक एक्सरे को पास करते हैं तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है कि ये डिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है ना। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि डिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। चलो मान लिया डिफ्रैक्शन हो भी रहा है, तो इसकी कोई इक्वेशन होगी भाई, डिफ्रैक्शन की कोई इक्वेशन होगी। क्लियर, तो इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझाने के लिए ब्रैग्स आए। इन्होंने अपना लॉ, मतलब कि अपना एक मॉडल लेकर आए कुछ अजम्पशंस के साथ, और फिर उन्होंने इस डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को या फिर डिफ्रैक्शन को समझाया। ठीक है, और अपनी एक इक्वेशन दी 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, बड़ी फेमस इक्वेशन है। अब क्लियर, तो ये वाली बात समझ में आई। तो ब्रैग्स लॉ हमको मतलब समझा क्या रहा है, वो बेसिकली इस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। अपने लॉ की मदद से वो क्या काम कर रहे थे, इस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि भाई डिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ब्रैग्स लॉ है क्या। तो ब्रैग्स ने, मतलब ये जो ब्रैग्स भाई साहब है हमारे, मतलब हमारे नहीं है, ब्रैग्स जो थे, इन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कुछ चीजें अज्यूम करी। उन्होंने क्या चीजें करी, कुछ चीजें अज्यूम करी, और फिर उन अज्यूम्पशंस के ऊपर उन्होंने एक मॉडल बनाया या फिर एक लॉ बनाया, जिन्होंने उसको क्या नाम दिया, ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो एक एक करके अजम्पशन समझते हैं और फिर उनकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो देखो जरा अजम्पशन क्या है। तो देखो जरा भाई साहब अजम्पशंस, तो क्या क्या चीजें इन्होंने अज्यूम करी थी इस लॉ को करने के लिए। तो पहली चीज इन्होंने ये अज्यूम करी कि भाई जो क्रिस्टल है वो कंटेन करता है बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स। भाई ये तो आप जानते ही हो कि कोई भी क्रिस्टल होगा वो एटम से मिलकर बना होगा, और एटम्स भी रेगुलरली अरेंज होंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट है। तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने कहा कि भाई जो एटम्स है वो रेगुलरली अरेंज है, तो एक जो एटम्स की लेयर होगी तो मैं उसको एक प्लेन मान लूंगा। ऐसे ही बहुत सारे क्या होंगे क्रिस्टल के अंदर, पैरेलल प्लेन्स होंगे। तो ये इनकी पहली अजम्पशन थी। पहली अजम्पशन की क्या थी कि भैया जो क्रिस्टल है वो कंटेन्स करेगा बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स। क्या करेगा मेरा भाई? पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक छोटे से फिगर आपको समझा देते हैं, ऐसे करके। ऐसे करके, ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स होंगे, है ना। ऐसे एक प्लेन, फिर एक प्लेन, फिर एक प्लेन, फिर एक प्लेन, फिर ऐसे प्लेन, तो बहुत सारे क्या होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे। और इन दो पैरेलल प्लेन्स की जो दूरी होगी उसको क्या लिखेंगे, डी से डिनोट करेंगे। इसको क्या कहते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। क्या कहते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये डी हो गया हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब प्लेन्स के बीच की जो दूरी है, स्पेस है, दैट इज डी। ठीक, तो ये इनका पहला अजम्पशन था। दूसरा अजम्पशन देखो क्या था कि जो वो एक्सरे जो होगी, जब हम एक एक्सरे को फेंकेंगे तो होगा क्या कि एक्सरे इन प्लेन्स के ऊपर ऐसे करके गिरेगी। ध्यान सुनना मेरी बात को। एक्सरे क्या करेगी कि इन प्लेन्स के ऊपर ऐसे करके गिरेगी, और फिर क्या होगा, फिर भाई साहब वो हो जाएगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो एक्सरे है जब आप एक क्रिस्टल के ऊपर फेंकते हो तो हो क्या रहा है कि एक्सरे उन प्लेन्स पे, उन पैरेलल प्लेन्स के ऊपर गिरती है, और गिरने के बाद क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये ऐसे गिरेगी, देखो ये ऐसे गिरी, यूं करके गई और फिर ऐसे करके बाहर चली गई। ऐसे ही यहां पर एक रे ऐसे आई होगी, वो ऐसे करके यूं करके बाहर चली जाएगी।
ठीक, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो रिफ्लेक्शन है, मतलब कि जब एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर गिर रही है तो क्रिस्टल के जो प्लेन्स हैं, जो क्रिस्टल के प्लेन्स हैं, जो पैरेलल प्लेन्स हैं, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम कर रहे हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आगे जाके क्या कर रही होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होगी, जिसकी वजह से हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहे हैं। ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये सेकंड अजम्पशन इनका क्या था, सेकंड अजम्पशन ये था कि एक्स रे इज रिफ्लेक्टेड बाय पैरेलल प्लेन्स, कि भाई जो एक्सरे है वो रिफ्लेक्ट करी जा रही है बाय पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। और फिर वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी फिर वो आगे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होगी। तो तीसरी बात ध्यान से सुनिए, ये दो ऑप्शन समझ में आए। तीसरा ऑप्शन देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई इन दो रिफ्लेक्टेड रे का, अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे आके मान लो क्या कर रही है, कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्रैग्स लॉ ने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन दी थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कोई कंडीशन नहीं दी, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई अगर मान लो कि ये ऐसे करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, तो उन्होंने ये कहा कि भाई दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, दोनों का कुछ पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस समझ में आता है आपको? भाई ये देखो कम पाथ ट्रेवल करेगी, ये ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू दिस। भाई जो सेकंड रे है ये आपकी सेकंड एक्सरे हो गई और ये आपकी फर्स्ट एक्सरे हो गई। तो आप भी जानते हैं जो सेकंड वाली रे है वो पहली वाले के कंपैरिजन से ज़्यादा पाथ कवर करेगी, मतलब दोनों के बीच का अगर एक कुछ पाथ डिफरेंस होगा। तो थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर पाथ रे इंटीग्रल मल्टीपल हुआ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के, ध्यान सुनिएगा, अगर पाथ रे ऑफ पाथ डिफरेंस ऑफ टू रेज अगर इंटीग्रल मल्टीपल हुआ वेवलेंथ के, तब हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब कि उस एंगल पर लाइट की, मतलब कि एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसको लिखते हैं, ध्यान से समझना इसको। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, अगर ये कंडीशन होती है, कि जो भाई साहब पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाए, एन लैम्डा की, वेयर एन कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, तब आपको क्या मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, तब भाई साहब आपको क्या होगा, तब आपको जो हमेशा क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि आपको एक्सरे की, जब ये लाइट वहां पर जाके ऐसे जाएंगी तो जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखेगी, किसकी, एक्सरे की। मतलब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखेगी एक्सरे की। वो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करेगी, कि किस एंगल पे आपने लाइट को डाला है, मतलब कि एक्सरे को डाला है, लाइट मतलब एक्सरे को, कि किस एंगल पे आपने एक्सरे को डाला है। अगर मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल मान लो है थीटा, इस थीटा एंगल को क्या कहते हैं, इस थीटा एंगल को कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल। क्या कहते हैं, ग्लेंसिंग एंगल। क्लियर, यहां तक समझ में आता है? मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको किस एंगल पे मिल रही है वो डिपेंड करेगा। क्लियर, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे डिपेंड करेगा, अगेन पाथ डिफरेंस पे। ठीक, सो अब हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पर पाथ डिफरेंस को निकालना है और फिर हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा वाली, जिसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसका नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ये 3 अजम्पशंस हैं जो इस लॉ में माने गए हैं। पहला कि पैरेलल प्लेन्स होंगे, दूसरा एक्सरे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है बाय द मिरर, तीसरा उनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा के इक्वल हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल हुआ किसके,
वेवलेंथ के, तब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब कि एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल। क्लियर है? अब हमें क्या काम करना है, इन दो रेज का पाथ डिफरेंस निकालना है। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे, नोट हुआ? बहुत बढ़िया। तो देखें जरा पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लो भाई साहब ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, ठीक, और कुछ नाम वाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। यहां से हमने कैसे करके परपेंडिकुलर डाला यूं करके, ये हो गया सी, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया डी, ठीक है। नामकरण समझ में आए? मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, जो पाथ डिफरेंस है दोनों रेज का, पाथ डिफरेंस वो किसके इक्वल है? सीबी प्लस सीडी के। भाई ध्यान से समझो ना, देखो यहां तक तो रे का पाथ सेम था, ये भी ऐसा है ट्र, ये भी ऐसा है ट्र, दोनों पास में आ गए। यहां पर भी दोनों एक साथ निकले हैं, देखो ध्यान से, दोनों एक साथ भैया भैया निकल रहे हैं ऐसे करके सर। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है ये, मतलब कि जो सेकंड रे वाली है वो ये वाला हिस्सा ज्यादा चला है, तो दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये और ये वाला हिस्सा फालतू का है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना ध्यान से, भाई ऐसा है वो चल भी रहा था, वो चला गया आगे, तो पाथ डिफरेंस क्या है? ये वाला, ठीक। अच्छा, तो हमें मतलब निकालना क्या है? हमें निकालना है सीबी प्लस सीडी। अब सीबी प्लस सीडी कैसे निकालेंगे भाई साहब, जरा लगाए दिमाग। ये रहा सीबी, ये रहा सीडी, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये भी एंगल हो गया थीटा। और मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, और ये थीटा, समझो। देखो ना, ये 90 है तो 9 थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, तो इसमें ये वाली चीज AB कितना हो गया? ये हो गया D। भाई दो प्लेन्स की दूरी AB, दो प्लेन्स की दूरी जिसे कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो वो क्या हो गया? D। वो क्या हो गया? D। यहां तक समझ में आता है? निकालना क्या है? BC, तो क्या लगाऊं? साइन थीटा। तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा लगाऊं तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर क्या है? BC, परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन में हाइपोटेनियस D, हाइपोटेनियस D। तो BC की वैल्यू कितनी आई बताओ मुझे? D साइन थीटा। BC की वैल्यू कितनी आई, या फिर CB की वैल्यू कितनी आई? D साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप BD निकालोगे तो अगेन क्या आएगा? D साइन थीटा। भाई थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो अगेन क्या आएगा? BD की वैल्यू कितनी आएगी? एक सेकेंड, सॉरी, ये BD है, CD नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब BD की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन D साइन थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप यहां पर पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा इक्वल टू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है? अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना चाहते हो तो n लैम्डा के, तीसरा ऑप्शन याद रखें, n लैम्डा। तो ये कितना आया? 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो भाई साहब ये आपका ब्रैग्स लॉ है, और इसको कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। क्या कहते हैं? ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन, क्लियर? n यहां पर क्या है? n बेसिकली आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब कि n जो है वो कुछ क्या हो सकता है आपका? 1 2 3 एंड सो ऑन। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। थीटा ग्लेंसिंग एंगल, कि किस एंगल पे आपने एक्सरे को फेंक के मारा है क्रिस्टल के ऊपर। D इंटरप्लेनर स्पेसिंग, 2 का क्या बताऊं, 2 तो 2 ही होता है। क्लियर हुआ? तो ये डेरिवेशन समझ में आई, क्लियर है? ब्रैग्स लॉ समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया, डेरिवेशन क्लियर है। अब इसके देखो एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है इसके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, एप्लीकेशन है। तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, चल तुम्हारी मर्जी जो करना करो, हटाए चल।
अब भाई साहब इसके एप्लीकेशन क्या है, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि यार इसके एप्लीकेशन बता भाई तू, ये सब तो छोड़, ये सब तो कर लेंगे, तो एप्लीकेशन बता। देखो इसका एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन में तुम्हें बताता हूँ, जरा ध्यान समझना इसको। देखो इसको ध्यान से समझो, इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आई 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन देखो क्या है कि ये डिटरमाइन कर सकती है, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। अब आप सोचोगे यार इस इक्वेशन से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे समझ में आएगा, तो ध्यान से समझना इसको। देखो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्रिस्टल है, एक क्या है, क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल ले लेते हैं, जैसे ये अपना एक क्यूबिक क्रिस्टल हो गया ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। अब इसमें कितने टाइप के प्लेन हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के प्लेन हो सकते हैं। देखो एक प्लेन तो ये हो सकता है अपना, एक तो ये प्लेन हो सकते हैं अपना, ये ए बी सी डी, और इसकी फैमिली हो सकती है, देखो ये वाला प्लेन हो सकता है। फिर उसके बाद ये इसके पीछे वाला प्लेन, इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, पीछे धड़ 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 करके ऐसे करके पैरेलल प्लेन्स होंगे भाई, ऐसे एक प्लेन, फिर एक प्लेन, फिर एक प्लेन, फिर एक प्लेन, फिर एक प्लेन, ऐसे करके बहुत सारे प्लेन्स होंगे। ये कौन सा प्लेन है, ये आपका प्लेन है 1 0 0 भाई, 1 और बाकी सब में 0 0। उसी तरीके से एक प्लेन देखो ये भी हो सकता है, एक प्लेन आपका देखो ये भी दिख रहा होगा आपको, एक प्लेन आपको दिख रहे हैं ये वाले ए एफ जी डी, ऐसे करके डायगोनल वाले प्लेन, ऐसे करके प्लेन्स होंगे। इन प्लेन्स को आप क्या कहते हो, 1 1 0। और एक प्लेन हो सकते हैं ये वाले ट्रायंगुलर शेप के, ध्यान से देखें, एक प्लेन हो सकता है आपके ये वाले ए एच एफ 1 1 1 प्लेन। तो अगर आप ध्यान से देखें एक क्रिस्टल के अंदर 3 टाइप के प्लेन हो सकते हैं, मतलब और भी टाइप के हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया कि 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक। अगर ध्यान से ना, इनमें जो स्पेसिंग होगी वो अलग होगी भाई, पैरेलल प्लेन्स की इसमें स्पेस अलग होगा, इस पे स्पेस अलग होगा, इसमें स्पेसिंग अलग होगी, तीनों में अलग अलग स्पेसिंग होगी। जरूरत थोड़ा ना डी सेम रहेगा तीनों में, नहीं भैया अलग अलग होगा। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनका रेशियो निकालूं फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक, तो 1/d 1 0 0 रेशियो 1/d 1 1 0 रेशियो 1/d 1 1 1, इसका रेशियो आता है 1/√2 रेशियो√3, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना इंडिसेस से। वहीं अगर हम बात करें, वो नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, फॉर BCC इसकी वैल्यू आती है 1 1 रेशियो√2√3। और फॉर FCC 1/d 1 0 0 1/d 1 1 0 1/d 1 1 1, इसकी वैल्यू आती है 1/√2 रेशियो√3/2, ठीक है। ये वैल्यूज फिक्स्ड है कि भाई अगर सिंपल क्यूबिक है तो इनकी स्पेसिंग का रेशियो ये आएगा, अगर BCC है इनकी स्पेसिंग का रेशियो ये आएगा, और अगर FCC है तो इसकी स्पेसिंग का रेशियो ये आएगा। अब इससे हुआ क्या, इससे स्ट्रक्चर कैसे समझ में आया, अब देखना ध्यान समझना, जैसे एक आराम से समझना इसको। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ KCl का स्ट्रक्चर। अब एक KCl का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और आपको क्या काम करना है इसका भाई साहब, वो निकालना है कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, FCC है, BCC है, SC है। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, इसके पास तीनों प्लेन होंगे, तो आप क्या काम करोगे, एंगल्स डाल के फेंक के मारोगे, मतलब कि अलग अलग एंगल्स पे क्या करोगे, एक्सरे डालोगे। सुनना ध्यान से, आपको लैम्डा पता होगा, वेवलेंथ आपको पता है एक्सरे की जो आप यूज कर रहे हो। यहाँ पर n ऑर्डर हमने डिफ्रैक्शन का 1 ले लिया, तो n आपको पता चल गया, लैम्डा आपको पता चल गया, थीटा आपको पता चल गया। भाई हम ऐसे नहीं कह सकते क्या, ध्यान समझना,
2D100 साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा। भाई इस प्लेन्स के लिए एंगल अलग होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ग्लेंसिंग एंगल अलग होगा थीटा 1। 2D110 साइन थीटा 2 इक्वल टू लैम्डा। 2D111 साइन थीटा 3 इक्वल टू लैम्डा। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ या ना? बिल्कुल सही है कि नहीं है? तो फिर तो ये भी लिख सकता हूँ। साइन थीटा 1 रेशियो साइन थीटा 2 रेशियो साइन थीटा 3। भाई ये नीचे आ गया ना, तो रेसिप्रोकल हो गया 1/, इनका जब आप रेशियो निकालोगे कितना आएगा? साइन थीटा 1 रेशियो साइन थीटा 2 रेशियो साइन थीटा 3। अरे इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो ना, तो लैम्डा अपॉन में 2 साइन थीटा, थीटा को ऊपर डाल दिया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब अगर आपको थीटा 1 देखो, केसीएल में थीटा आपको पता है, थीटा आपके हाथ में कि आप किस एंगल पे फेंक के मार रहे हो लाइट को, एक्सरे को। तो फॉर केसीएल के लिए देखा गया कि थीटा 1 मतलब इन प्लेन्स के लिए जो एंगल आ रहा था वो आ रहा था अपना ये 5 डिग्री 23 मिनट, और थीटा 2 आ रहा था 7 डिग्री 26 मिनट, और थीटा 3 आ रहा था 9 डिग्री 23 मिनट्स। तो ये सारी वैल्यू जब आपने डाल के देखी तो फॉर केसीएल इसका रेशियो आ रहा था मेरे भाई 1:√2:√3। मतलब जब हमने प्रैक्टिकली इसका रेशियो निकाला फॉर केसीएल स्ट्रक्चर तो रेशियो कितना आ रहा था? 1:√2:√3। अब ये रेशियो किसका है? ध्यान से देखिए जरा, एससी का है, मतलब कि सिंपल क्यूबिक का है। इससे प्रूफ क्या हुआ? इससे प्रूफ ये हुआ कि केसीएल का स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल क्यूबिक। तो ब्रैग्स लॉ का ये फायदा है, आप क्या काम कर सकते हो भाई, एंगल आपके हाथ में है, एन आपके हाथ में है, लैम्डा आपके हाथ में है, तो आप अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग प्लेन्स की क्या देख सकते हो? स्पेसिंग। और अगर आपको एक बार स्पेसिंग का रेशियो पता चल गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो क्रिस्टल है वो सिंपल क्यूबिक है, अपना फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है। यहाँ तक समझ में आया? उसी तरीके से ये इसकी पहली वो है एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी? दूसरी एप्लीकेशन ये है कि अगर किसी एक्सरे की वेवलेंथ आपको निकालनी हो और अगर आपको उस क्रिस्टल का डी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई क्रिस्टल पता है, NaCl है, NaCl क्रिस्टल है, आपको उसका डी पता है, आपको थीटा पता है, आपको एन पता है, तो मेरे भाई लैम्डा आ जाएगा। तो ये दूसरी एप्लीकेशन हुई। क्लियर है? तो ब्रैग्स लॉ की ये क्या हो गई? सेकंड एप्लीकेशन कि भाई अगर हमें किसी भी क्रिस्टल की स्पेसिंग पता है तब हम लैम्डा निकाल सकते हैं एक्सरे का। क्लियर? और ये हो गई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किसकी? ब्रैग्स लॉ की, कि भाई हम इसकी मदद से किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? सो आई होप आपको समझ में आया हो ब्रैग्स लॉ की डेरिवेशन और उसका एप्लीकेशन। क्लियर? थैंक यू सो मच।